हेलो। अंधेरा भगाया जाए और रोशनी लाया जाए, क्या? चलिए देखिए, तो ज़्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। सुने आप लोग? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? इक्वेशन ऑफ मोशन ना जी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे, देखिए। चलिए, यहाँ से पेज बहुत सारा खाली है, यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गति का, गति के समीकरण, यही पढ़ रहे थे ना। देखो, तो ये हम लोगों का हेडिंग था, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। और आज बारी है इसको ठीक से समझने की, और आज ये बारी है कि इसको कहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी बारी है। ठीक है। और याद रखोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपका सही हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका रिलेटेड होगा थोड़ा सा। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और बहुत सारी बॉडी जो हम गुरुत्व के अधीन गिरते हुए ऊपर से छोड़ते हैं या ऐसे नीचे से कोई चीज़ फेंकते हैं, तो जैसे अगर ऊपर से छोड़ोगे तो पृथ्वी खींच के नीचे गिरा देती है, और अगर आप नीचे से फेंकोगे तो पृथ्वी उसको नीचे खींचती है या ना। तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो इस तरह, मतलब इस घटना से संबंधित जो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, उन सब का सॉल्यूशन आपका इक्वेशन ऑफ मोशन देने वाला है। ठीक है। तो कहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, ये बात हमको अच्छे ढंग से समझना है। ठीक है। देखो, जो जो बात इंपॉर्टेंट है, जो जो बहुत आवश्यक है, उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। बाकी बात इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप लिख चुके हो ना, फिर मैं एक एक करके लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी, टेंशन ना लेना। चलो ध्यान देना, याद करो, हम लोगों ने ऐसा एक ट्रैक बनाया था, याद है आपको? और इस कार की प्रारंभिक वेग हमने क्या माना था, इनिशियल वेलोसिटी यू। और जितनी देर तक स्टडी किया था, स्टडी करने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी वी। यहां से यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट था उसको क्या बोला था, एस। आई बात समझ में? और जो हम लोगों का टाइम लगा था उसको क्या माना था, और इसका एक्सेलरेशन था इधर, ऐसे। इस तरह से। अच्छा, मैं तीर क्यों लगा रहा हूं बताओ जरा। वेरी गुड। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सबके सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोले तो सदिश राशि है। क्या है वो? और सदिश राशि को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, तो अब जो है सो कि जरा ध्यान देना। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए सबसे पहली जरूरी वाला बात है, आवश्यक बात है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी त्वरण होना चाहिए। आई बात समझ में? एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, बोले तो त्वरण, या हिंदी में एक चीज और बोले तो मंदन। एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, अगर ये चीज है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर सही से देखो तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा था v इज इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है। अगर सोचते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं, मैंने जो एक लाइन बोला कि अगर बॉडी के पास ये कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसके पास अगर एक्सेलरेशन है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। क्यों क्यों नहीं लगाना? देखो, यदि a बराबर 0 हो, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0, तो आप मुझे बताओगे v बराबर u प्लस 0 मल्टीप्लाई टी, तो v बराबर u, ये तो 0 हो जाएगा। और v क्या होता है जरा बताओ, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? अरे बोलो। और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, हाँ कि ना?
अरे बोलो भैये, मेरा गला खराब है फिर भी मैं इतनी ताकत से बोल रहा हूँ, आप लोगों का भगवान ने सही रखा है फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। ऐसी अवस्था में क्या लोग बोलते हैं, मुंह में दही जमाई ले रखा। तो ये क्या बता रहा है कि जब आपका एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी के पास में, तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। और अगर सही से सोचो तो मैंने आपको तभी बोला था कि एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसी का ऑपोजिट बात हो गया। अरे हाँ कि ना। तो ये मैथमेटिक्स भी आपको शो करने वाला है, दिखाने वाला है। चलो दूसरे इक्वेशन की जरा बात कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, याद है आपको, S इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई साहब ध्यान से सुनो, बहुत आवश्यक है, आई बात समझ में, हाँ, वरना चुनाव हार जाओगे। तो S बराबर यू टी, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होता है, टाइम। अच्छा, हाफ, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो एक जगह जीरो रख दो, टी स्क्वायर। S बराबर यू टी, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, जीरो, आर्यभट्ट साहब ने बहुत अच्छा चीज आविष्कार किया था, जीरो से दुनिया की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर दो जीरो, हाँ कि ना। तो S बराबर क्या मिला, यू टी। अच्छा ये क्या है, सही से देखो तो डिस्प्लेसमेंट, U क्या है, वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम। तो फिर तो ये तो वही बात आ गई ना, अगर सही से याद करो जरा, ये अगर है विस्थापन, ये है तुम्हारा वेग, और ये T क्या है, समय। तो आप तो ऐसा पढ़े थे ना, याद करो जब आपने पढ़ा था वेग बराबर विस्थापन बटा समय, याद आया, नहीं पढ़ा था, वेग बराबर वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़े थे कभी, नहीं पढ़े थे। ये तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। या यूं कह लो कि अगर यहाँ पे S दूरी को बता दे थोड़ी देर के लिए, मान लो ये दूरी को, तो U किसको बताएगा, चाल को, और T किसको बताएगा, समय को। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहां से आप ये बात भी ध्यान रखोगे कि जो हम लोग बार बार ये रट्टा मारते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन ना हो। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उस केस में कहीं लिखा हुआ मिले कि दूरी ज्ञात करो, तो गलती से दूरी बराबर चाल गुने समय नहीं लगाने का, आएगा समझ में। अगर लगाया आपने तो फिर बुरा फंसा, गड़बड़ हो जाएगा, आएगा समझ में। जब भी सिस्टम के पास एक्सेलरेशन होगा और दूरी निकालना होगा, विस्थापन निकालना होगा, तो उस केस में आप दूरी बराबर चाल गुने समय नहीं लगाओगे, वरना गलत हो जाएगा। आप सिर्फ दूरी बराबर चाल गुने समय तब ही लगा सकते हैं जब क्या हो, एक्सेलरेशन जीरो, यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तब जो है ऐसे कि हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं ये बात कि दूरी बराबर, हैशटैग लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये सब, दूरी बराबर चाल गुने समय का प्रयोग तभी करेंगे जब वस्तु का त्वरण क्या हो, शून्य हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये जो हमारा फॉर्मूला है हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमसे पूछा जाए कि S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब करेंगे, या V बराबर यू प्लस ए टी कब करेंगे। तो मैं तो आपको शुरू में पहला लाइन यही बोला ना कि गति का समीकरण तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करना है तो बॉडी के पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन है तो तीनों में से आप इस्तेमाल करो, तीनों में से दो का इस्तेमाल करो, तीनों का करो, एक का करो, चलेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आप दूरी बराबर चाल गुने समय इस्तेमाल करिए, इसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। अच्छा ये देख लो जरा, एक और है, तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, आप कंडीशन क्या सोच के चल रहे हो, यदि A बराबर क्या हो, जीरो, तो अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन जीरो है, उस कंडीशन में आप चेक कर रहे हो कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या हाल होगा। अगर सिस्टम के पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, अगर वस्तु का त्वरण क्या है, शून्य है, तो उस स्थिति में तीनों समीकरण जो होंगे वो उनका क्या हाल होगा, क्या रूप बनेगा। तो तीसरा हमने क्या लिखवाया था, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस
2as, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन 0 मल्टीप्लाई s, ये तो खत्म हो गया। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ है, तो मेरे हिसाब से v बराबर फिर से क्या आ जाएगा, ये तो हमारा वही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी। और ये बात हम पहले भी देख चुके हैं इक्वेशन 1 से, हाँ कि ना, कि एक्सेलरेशन 0 होता है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, हाँ या ना। देखो तुम कोने में लुका गई हो, उसके बाद अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देखो जिनका भी हाइट कम है उनको आगे बैठने का मौका दीजिए आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। अब तुम लमर कह रहा है, समझ में आया नहीं है? तो अब मैं उस निष्कर्ष पे आता हूँ, पूरा कंक्लूजन क्या रहा इस टॉपिक का, वो निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन ये है कि गति के तीनों समीकरण का प्रयोग तब करेंगे जब वस्तु के पास ना 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 नियत त्वरण हो। त्वरण तो हो, लेकिन त्वरण तो आप कई टाइप का पढ़े थे ना भाई, अरे समान त्वरण असमान त्वरण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? लेकिन अगर त्वरण असमान हुआ तब भी आप गति का समीकरण नहीं लगा सकते। नियत त्वरण मतलब एक समान त्वरण, और एक समान त्वरण की खासियत क्या थी याद है आपको? एक समान त्वरण की खासियत ये थी कि पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो फिक्स था। अगर ये 5 से वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 हुआ है तो फिर 1 सेकंड बाद वो कितना होगा, 15 होगा, फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसी टाइम के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण कहते हैं। क्लियर है सबको? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, गति के तीनों समीकरण का प्रयोग तब करेंगे जब वस्तु के पास क्या हो, नियत त्वरण हो। क्या हो, कोई दिक्कत? चलो अब अगर मान लो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं मैंने आपको पढ़ाया था त्वरण, और उसके साथ साथ आपको पढ़ाया गया था मंदन भी, याद आया? रिटार्डेशन, त्वरण, मंदन, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। देखो जब त्वरण होता है ना, जब त्वरण होता है तो बॉडी की स्पीड बढ़ती है। बॉडी की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। और जब मंदन होता है ना तो बॉडी की स्पीड क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो आप कोई कार चला रहे हो, भले नहीं चलाते हो बात की बात है, ये मत करना सर हमको आता नहीं है, आता नहीं आता, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप। तो मान लो आप कार चला रहे हो, कार में बैठे हुए हो, आपका पाँव एक्सेलरेटर पे है और आपने एक्सेलरेटर कस के दबा दिया तो गाड़ी एकदम बड़ी तेजी में आगे भाग रही है, आ रहा है समझ में? तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या होगी बोलो, बढ़ती जाएगी। तो वहां पे जो आप इक्वेशन लगाओगे, ध्यान से सुनो, इस बॉडी की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर है, ये रहा, अरे हाँ कि ना? और आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ, वो किधर है? आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालते, तो क्या बोलोगे आप? तो सवाल ये है कि एक्सेलरेशन निकालते कैसे हो, त्वरण किसे कहते हैं, याद है सबको? बोलिए क्या किसे कहते हैं, आराम से, वेरी गुड, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और अगर आप सभी को सही से याद हो ना, तो वेक्टर ए इक्वल, मैं बार बार ऐसे लिखा करता हूं, वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू अपॉन, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ करता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही लिखा ना, गलत लिख दिया? और ये वेलोसिटी है तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, सदिश का घटाव करते हैं, फिर टाइम जितना लगा होता है उसे डिवाइड करते हैं, हमारा क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन। तो आपसे अगर एक चीज मैं पूछूं कि त्वरण की दिशा कैसे निकालते हैं, तो त्वरण की दिशा किधर होती है, तो वेग परिवर्तन की दिशा में होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। आई बात समझ में? ठीक है, v माइनस यू का जो रिजल्ट आएगा, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, आपको याद आ जाएगा। जब आप दो सदिश को जोड़ते हो तो एक परिणामी सदिश r मिलता है, जब आप एक सदिश में से दूसरा सदिश घटाते हो तब भी एक आपको परिणामी सदिश r मिलता है। और मैंने बोला था कि जब परिणामी सदिश r आता है तो उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं, और उसका एक फॉर्मूला बताया गया था एडिशन में, tan अल्फा इज इक्वल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अभी माथा खजुआओ थोड़ा, सर पढ़े तो थे, याद नहीं आ रहा है, अभी केमिस्ट्री क्लास में मैं बोल रहा था, यही होता है।
जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना पीछे वाला सब एकदम बराबर करना। अभी बिहार में होगा ना, आगे से पुल बनना था, पीछे से फंस गया, अभी हाल ही में तो हुआ है। अरे समझ में, तो तुम लोग भी वही काम करते हो, आगे से अपना पढ़ते जा रहे हो, पीछे से सब गायब करते जा रहे हो, हाँ कि ना? अरे बात समझ में? हाँ ठीक है। अब देखो उसका पुल बनाने लगा। अब अबे गधों, एग्जाम्पल दे रहे तुम ही पे, समझ में आया? और गधा वाला काम कर रहा है तुम, समझा करो बात। चलो ध्यान दो इधर। अब मैं तुम लोग का नाम लेके बेइज्जती करूंगा ताकि जीवन भर रिकॉर्ड रहे इसमें, ठीक है? और वो भी यूट्यूब पे रहेगा। तो v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर v एक वेक्टर है, u भी क्या है? एक वेक्टर है। तो कहने का ये मतलब है कि जो v माइनस यू का जो रिजल्ट आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अगर आप मुझसे पूछो, कहोगे सर एक काम करिए ना, एक एहसान करिए हम लोगों ऊपर, थोड़ा सा समझा दीजिए वेक्टर वाला। देखो समझाता हूँ, एहसान करता हूँ। देखो एहसान करो, सच ही बता रहा हूँ तुमको। ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसका है 5, मान लेते हैं, कितना है बोलो? और इसका डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला। अगर ध्यान नहीं दिया फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, आई बात समझ में? दोबारा बता दूंगा, दोबारा नहीं। तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को मान लो हम बोल रहे हैं कौन सा? तो एक्स एक्सिस। कौन सा? और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को किसे दिखाते हैं? बोलो। अच्छा याद है? चलो तुम लोग मेरे ऊपर एहसान किया याद करके। तो अभी क्या हुआ ना, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रिटार्डेशन की नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी बढ़ती है तब की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो यहाँ मान लो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। बट इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। 5 से जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में ये 10 से जा रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? u। इसको आप क्या बोलोगे? v। मैंने बोला कि v माइनस यू निकालो। क्या निकालो? तो v माइनस यू जो आएगा, v माइनस यू जो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। आई बात समझ में? तो अगर आपको बोला जाए कि v माइनस यू बताओ, तो अगर आप तीर वाला चीज सीखे है ना, तो वहां से डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान होता है। v का एक तीर बना लो, ये रहा वेक्टर v। इसमें से आपको घटाना है कौन सा? u। तो u तो ये है ना, इसका भी डायरेक्शन तो उधर ही है, तो बना लो ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, इसका परिमाण 10 है, इसका परिमाण, तो तीर की लंबाई किसका ज्यादा? 10 वाले का। जिसका परिमाण ज्यादा उसका लंबाई ज्यादा, और जिसका परिमाण कम उसकी लंबाई कम। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा कौन सा? u। अब घटाने वाला तरीका याद है? पहले में से दूसरा सदिश जब घटाते हैं तो तरीका ये लगाते हैं कि पहला वाला जैसा होता है उसको वैसा ही रखते हैं। अरे बोलो। लेकिन जहां माइनस वहां क्या लिखते हैं? और क्या करते हैं? इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो u हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और u जो प्लस में था उसको हम अब क्या लिखेंगे? माइनस u। आया समझ में? किसी को दिक्कत है? यानी v में हम लोग जोड़ रहे हैं क्या? माइनस यू। वेरी गुड। और जोड़ने का तरीका हमको पता है, पहला वाला वेक्टर जैसा होता है उसको वैसा ही रखते हैं, हाँ या ना? किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब पहले वाले वेक्टर के हेड पर, पहले वाले वेक्टर के दूसरे वाले का टेल रखते हैं। तो पहले वाले वेक्टर v का हेड का है यहाँ पे, दूसरे वाला माइनस यू का टेल का है उधर। तो उसका टेल जब यहाँ इसके हेड पे लाकर रखोगे, तो थोड़ा मैं ऊपर बनाता हूँ समझाने के लिए, ऐसे आएगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। अरे आएगा ये, चलो इसको ग्रीन ही कर देता हूं, आप समझ पाओगे। तो ये रहा v, और ये रहा क्या? अरे माइनस यू। v में आप जोड़ रहे हो माइनस यू। याद आया कि भूल गया? अब बताओ कि ये जो ग्रीन वाला तीर है मैं यहां तक क्यों नहीं लेकर आया? अरे यार इसका परिमाण कम था ना, ये 10 था ना, ये तो 5 ही था ना। देखो अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको करेगा दिमाग हैंग, आप प्रॉब्लम बढ़ जाओगे। आई बात समझ में? और सीधे बोलोगे शंभू सर को फिजिक्स पढ़ाने नहीं आता है, एक लाइन में बोलोगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन समझा है, तब दिमाग लगाओ और थोड़ा सा याद करो। कितने लोगों को याद आ रहा है ये सब? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, पुनः कर लेता हूं। जाओ ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक एक करके 1 बाय 1 देख लो। उसमें सब्ट्रैक्शन मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, देखोगे समझ में आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन देख लेना उसके बाद ये चीजें समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। वरना इसका अंत में जो कंक्लूजन लिखूंगा, जो इसका नतीजा है, निष्कर्ष है, ये लिखूंगा,
कि v माइनस यू से जो डायरेक्शन आता है, यानी वेग परिवर्तन की जो दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। आपको इस चैप्टर के अंदर बस यही बात याद रखना है, लेकिन मैं विजुअलाइज करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो डायरेक्शन रियल में आता है। मैं तो बोल दूंगा ये 5 की वेलोसिटी है, ये 10 हो गया, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। मुझे बस बोलना है, आपको याद ही रट्टा मार लोगे हो जाएगा। लेकिन जो देखना चाहते हैं एक्चुअल में कि आखिर वो आता कैसे है, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में होता है या नहीं होता, तो आप वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा मैं निष्कर्ष तो लिख ही दूंगा, नतीजा समझा ही दूंगा। तो हम लोग ना क्या करते थे, जब एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर को ऐड करते हो तो पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले का आप टेल रखते हो। अच्छा, अब रिजल्ट कैसे निकालते हैं, रिजल्ट याद है, पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। तो देखो इस बार रिजल्ट की बात है तो मैं कलर फिर से चेंज कर दूंगा। तो पहले वाले वेक्टर का टेल कहाँ है, यहाँ पे है, दूसरे वाले का हेड कहाँ है, यहाँ पे है ना, ग्रीन वाला इसी पे है, समझने के लिए मैंने ऊपर बना रखा है। तो कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आएगा वो इधर से आएगा, क्या आया ना, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो भाई साहब ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट किसका है, आपने v में जोड़ा है माइनस यू को, ये उसका रिजल्ट है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो रिजल्ट है v प्लस माइनस माइनस, ये रिजल्ट किसका है, v माइनस यू का ही तो रिजल्ट है। अरे हाँ या ना, तो v माइनस यू का जो रिजल्ट आया उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है कि इधर है, अरे हाँ ना बोलो। तो जरा सोचो कि जब जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा, यानी शुरू वाला वेलोसिटी कम बाद वाला वेलोसिटी ज्यादा, तब तब हमेशा v माइनस यू का डायरेक्शन किधर आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। अरे हाँ ना बोलो, v माइनस यू का रिजल्ट का डायरेक्शन किधर आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। और जो इस रिजल्ट का डायरेक्शन है यानी v माइनस यू का डायरेक्शन है दोस्त, वही डायरेक्शन किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, तो आंसर है इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहां पर ये एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहता था, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि त्वरण, पहली बात तो ये त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन, क्या बोला मैंने, वेग परिवर्तन, यानी बोलो v माइनस यू की दिशा में होती है, गलत है या सही है, बोलो बोलो, वेग परिवर्तन v माइनस यू की दिशा में होती है। अच्छा, ये पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, वस्तु का, ठीक है, मतलब ऐसा हो कि त्वरण है, मतलब यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रही हो तो त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा हमेशा, त्वरण की दिशा हमेशा वस्तु के, किधर बताओ, वस्तु के वेग की दिशा में होती। अभी अभी तो समझाया मैंने, नहीं है ना, अरे बोलो, अरे भूलोगे तो नहीं, ये दोनों बात भूलना मत, आएगा समझ में, ठीक है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलो, मुझे पढ़ाना क्या था, मैं पढ़ाने क्या लगा, ध्यान से सुनो, अब वापस आ जाओ। खैर, ये एक्सेलरेशन था, क्या था, एक्सेलरेशन। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई निष्कर्ष हमने ये निकाला कि गति का समीकरण हमको अप्लाई करना है। गति का समीकरण अप्लाई करने के लिए हमको ये दिमाग में रखना है कि भाई बॉडी के पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, त्वरण कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत त्वरण का क्या मतलब है कि प्रति सेकंड होने वाला वेग परिवर्तन, जो प्रति सेकंड वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, नियत है। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि बॉडी के पास त्वरण हो सकता है, उसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी जब चेंज करती है तो बढ़ने के साथ घट भी तो सकता है। जब वस्तु का वेग घटता है तो उसको त्वरण नहीं कहते, क्या कहते हैं, मंदन कहते। तो इस टाइम आप कैसे लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, और इस टाइम आप कैसे यूज करोगे, ये समझना है हमें। तो होता ये है कि अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एज ए पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आपको, पॉजिटिव आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? आप अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आप अगर तीनों इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हो तो पहला क्या रहेगा? v बराबर u प्लस एटी, जो दूसरा है s बराबर u प्लस, गलती कर दिया मैंने, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या यूज करोगे आप? वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस, त्वरण होना चाहिए, त्वरण नियत होना चाहिए और एक्सेलरेशन ही हो, मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही हो, उस केस में आपको ये तीनों अप्लाई करने हैं। भाई साहब मंदन क्या चीज होती है? देखो मंदन ये चीज होती है कि अगर यहाँ पे बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोलो? u, ठीक है। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी u इधर है, और यहां कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज करेगा, हो गई कितनी? v। लेकिन कंडीशन यहां पर ये है कि जो आपका u है, जो आपका u है वो ज्यादा है v से। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि ये ज्यादा है और v क्या हो गया? कम। तो इसने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम। तो बॉडी के पास यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हुआ, क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। क्या होगा? मंदन होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन देखो निकालोगे आप वही, ओ भाई मंदन निकालने का ये मत पूछ लेना ना कि त्वरण निकालने का सर फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी है, तो मंदन निकालने का फॉर्मूला सर क्या u माइनस वी होगा क्या? नहीं, मंदन निकालने का भी फॉर्मूला तुम्हारा वही है। एक्सेलरेशन जैसे निकालते हो ना, फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे, v माइनस यू बाई टी अप्लाई करोगे। लेकिन अगर इस केस में लगाओगे ना v माइनस यू बाई टी, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो ये तुम्हारा आएगा क्या? निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है। तो इस केस में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे पहला, तो ऐसा लगाओगे v बराबर u प्लस एटी नहीं माइनस एटी आप लगाओगे। क्या लगाओगे? क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो जब यहाँ a की जगह माइनस पुट करोगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रही बात? कितने लोग आ रहे हैं हाथ उठो, सच में आ रहा नहीं आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो ना। चलो दूसरा बताओ क्या होना चाहिए? s बराबर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा बताओ बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, है ना। जहां जहां एक्सेलरेशन दिख रहा है उसके पहले वाला जो भी प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। आई बात समझ में? तो याद रखोगे। अच्छा एक और चीज यहाँ पे सीख लो कि अगर बॉडी की वेलोसिटी घट रही होती है, बॉडी की वेलोसिटी घट रही होती है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होता है? ये वाला होता है। ये का डायरेक्शन किधर होता है? वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। अभी क्या था? जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है तो जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में। यहां मैंने क्या लिखा था देखो तो, कहां गया वो? ये लिखा था ना, ऐसे लिखा था ना, यदि वस्तु का वेग लगातार क्या हो? बढ़ रही हो तो त्वरण की दिशा में ही हमेशा वस्तु की क्या बोला? तो त्वरण की दिशा हमेशा वस्तु के वेग की दिशा में हो। जबकि वेलोसिटी अगर घटने लगे, क्या होने लगे? बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज होने लगे, मतलब चेंज हो रहा है और घट रहा हो, तो एक्सेलरेशन ना जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाता है। v माइनस यू का जो रिजल्ट आता है, अभी r का रिजल्ट कैसे आया था? इधर आया था कि इधर आया था? बताओ। इधर आया था ना। अभी इस बार करोगे ना r का रिजल्ट इधर आ जाएगा। क्या समझ में? करके दिखाऊं क्या समझ जाओगे? देखो फटाफट कर ही लेता हूं, कर ले। देखो ये रहा u, यहां पे रहा v, इसमें ज्यादा कौन है इस बार ये बताओ? बोलो बोलो, कौन ज्यादा है? हाँ, तो अगर मान लो इसका एरो बनाता हूं, ये रहा u, ये ज्यादा है और v कम है, तो इसका परिमाण छोटा रखना, तो तीर कम, इसकी लंबाई कम रखना, ये हो गया v। आपको क्या निकालना जरा बताओगे? अरे आपको तो v माइनस यू निकालना है ना। हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोला अब भी बोल रहा हूँ, आपको त्वरण निकालना हो दोस्त, मंदन निकालना हो, फॉर्मूला वही रहेगा, a इज इक्वल v माइनस यू बाई, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग नहीं लगाने, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम लगाने हैं। तो v माइनस यू, तो अगर आपको v माइनस यू आपको करना है तो v बताओ किधर है? उधर। इसका एरो छोटा है, छोटा रखना। इसमें से आपको घटा, ये v है, इसमें से आपको घटाना है कौन सा? u वाला। तो u तो बड़ा है क्योंकि पहले वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसका तीर बड़ा रख लो। ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? हम ये करते हैं कि जो पहला वेक्टर है उसको वैसे रहने देते हैं, ये रहा v, फिर माइनस से क्या करते हैं? प्लस,
फिर वो जो u वाला वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे और इसको क्या कर देंगे माइनस यू, फिर v में हम जोड़ देंगे क्या माइनस यू। तो क्या तरीका होगा बताओ जरा, पहला वाला जैसा है उसको ऐसे रखेंगे, ध्यान से देखना, ये रहा v। अब मैं कलर चेंज करके समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। ये रहा v, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल, तो पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल, लेकिन इसकी लंबाई तो बड़ी है, तो पहले वाले के हेड पे इसका जब टेल आएगा यहाँ पर तो ये तो तीर ऐसे जाएगा, अरे हाँ ना बोलो, और वो तो v को पार करके इधर चला जाएगा, अरे हाँ कि ना, क्योंकि u तो ज्यादा था ना, अरे हाँ कि ना। ये रहा कौन सा, अब बताओ रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं, समझाओ। पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, पहले वाले का टेल यहाँ दूसरे वाले का हेड यहाँ, तो रिजल्ट तो ये है ना इस बार, अरे हाँ कि ना। तो ये रहा रिजल्ट, और ये किसका रिजल्ट है, रिलैक्स, v में आपने क्या जोड़ा था माइनस यू, और प्लस माइनस यानी ये r किसका रिजल्ट है v माइनस यू। तो वेग परिवर्तन की दिशा इस बार किधर हो गई, प्रारंभिक वेग की दिशा की विपरीत हो गई। आई बात समझ में, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसका क्या हो गया ऑपोजिट। तो यहां पर आप वेक्टर के डायरेक्शन से ना, वेक्टर वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसे आप देख सकते हो कि जैसो कि यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे कि जब वस्तु की वेग घट रही होती है, क्या बोला मैंने, घट रही होती है, तो त्वरण क्या मिलता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। एवं अब ना ये पढ़ाने के बाद मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, देखता हूं कितने लोग अच्छे से समझे। एवं इसकी दिशा प्रारंभिक किसकी दिशा, ओहो जिसे मंदन कहते हैं, एवं इसकी दिशा किसकी बात हो रही है, वो जो रिटार्डेशन आया उसका डायरेक्शन की बात चल रही है, अरे समझ में। इसकी दिशा प्रारंभिक वेग के विपरीत दिशा में होती है। आया समझ में, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज समझाना था, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, वो तो क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन अब आपको करवाऊंगा भी, क्योंकि सब चीज़ ठीक हो गया है यहाँ पे, तो सब ऑपरेट हो भी रहा है। तो हो सकता है कि आज से ऑनलाइन शाम वाला न्यूमेरिकल वाला जो क्लास है वो स्टार्ट में कर दूँ। तो पहले वेक्टर में जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था या सीट दिया था ना, एक वेक्टर का सीट दिया था, तो पहले वो कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपको वन डायमेंशन ऑफ मोशन का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो करवा दूंगा, फिर इन सब टॉपिक पे जो भी आप पढ़ रहे हो इन सब पे एक एक करके क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, ठीक है। और लाइव क्लास आने से पहले मैं आपको एज ए ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, आप सब लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो आपसे मुझे बस एक सवाल पूछनी है, सवाल ये है कि आप सब लोग एक चीज जानते हो क्या, कि आप लगातार किसी वस्तु पर फोर्स करते रहो। अभी तो हम लोग फोर्स नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में सोचेंगे। अगर आप किसी वस्तु पे लगातार धकेलते रहो, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। अच्छा, पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है कि धकेलती है, हाँ अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। एक बात बताना, अच्छा कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, सर आपको नहीं पता है, ठीक, यह पृथ्वी, क्या बोलो, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, क्या बोलो, हाँ। अगर यहाँ ऊपर से ना किसी बिल्डिंग से या किसी हाइट से मैं अगर किसी वस्तु को ड्रॉप करता हूँ, गिराता हूँ, तो जैसे जैसे ही नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि बढ़ती जाएगी, क्या बोला आपने, बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे आते हैं तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे आते हैं तो इसकी वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, हाँ कि ना। जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, याद है आपको वो एग्जाम्पल जो मैंने किसी बच्चे को यहाँ पे खड़ा करके सिक्का उसके सर पे गिराने का बात किया था, याद आया। तो एक्चुअल में जैसे जैसे वो कोई भी चीज नीचे आएगा ना,
उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनो। पृथ्वी नीचे खींच रही है, तो दरअसल जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन, जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, पृथ्वी जो खींच रही है ना, बल लगा रही है, जो फोर्स है उसका डायरेक्शन है नीचे, किधर है, नीचे। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ना, वही डायरेक्शन होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन का। किसका, अभी सब चीज कनेक्ट हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हमने फोर्स अभी नहीं पढ़ा, बट यहां से थोड़ा सा दिमाग में रख लेना बात ये कि अभी अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपको खींचना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। अरे बोलो, जैसे मान लो, कहने का मतलब है खींचने से वेलोसिटी बढ़ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, धकेलने से ही बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। अब बात समझो, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या करो, रेस्ट में रुकी हुई है, तो उसको धकेलना शुरू करो और लगातार एक कांस्टेंट फोर्स से, मतलब एक नियत बल से उसको धकेलते जाओ, वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी ना। या लगातार पहले रेस्ट में था तो लगातार खींचते चले जाओ तभी वेलोसिटी बढ़ेगी। गाड़ी का इंजन क्या करता है, धकेलता है, खींचता है, तो वेलोसिटी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, अरे बढ़ती है ना। लेकिन लगातार अगर वो खींचते रहे तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, अरे हाँ कि ना। तो यहाँ खास बात क्या है कि वेलोसिटी अगर बढ़ती है, तो अभी अभी आप पीछे देख करके आ रहे हो कि वेलोसिटी अगर बढ़ती जाती है और यहाँ इनिशियल कम है, फाइनल उससे ज्यादा, आगे वाले पॉइंट पे उससे ज्यादा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, प्रारंभिक वेग की दिशा में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर यहाँ कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो बताओ त्वरण की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, आया समझ में। तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किधर होती है, नीचे की तरफ होती है। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, आया, ध्यान से। तो जो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग त्वरण को दिखाते हैं ए से, लेकिन गुरुत्व का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके लिए स्पेशल एक अल्फाबेट यूज किया जाता है जी, और इसका वैल्यू 9th में मिला होगा 9.8 या अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलते भी हैं, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, अगर आप क्या करो, किसी वस्तु को ले लो और इसको ऊपर की तरफ फेंक दो, ऊपर फेंको, तब बताओ त्वरण, ये जो जी है इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर या नीचे। अभी तो आप बोल रहे थे नीचे होगा, सही है। अभी बताओ, आपने किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तब जी का डायरेक्शन बताओ, ऊपर या नीचे, हाँ, अभी भी नीचे ही होगा। आप समझ पाए क्यों होगा, अरे हाँ ना बोलो, क्योंकि दिमाग लगाओ, हेलो। जब आपने फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u होगी वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इस भाई साहब की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो वेलोसिटी जब घटती है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जो मंदन आता है, जो रेडिएशन आता है, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है या वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ऑपोजिट होता है ना। तो अभी भी जी का डायरेक्शन किधर है, नीचे, पहले भी किधर था, नीचे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो जब बल लगाती है, वो जब किसी वस्तु को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, समझ में आ रही बात। तो वो जो त्वरण उत्पन्न होता है, वो जो एक्सेलरेशन देती है, जनरेट करती है किसी बॉडी के ऊपर, हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की दिशा में। ये ऐसा नहीं होता आप वस्तु को ऊपर फेंको या वस्तु नीचे आए, जी का डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है, नीचे की तरफ रहता है। आई बात समझ में। रियल लाइफ में चेंज कर रहा था, जब सड़क पे वस्तु चल रही है तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन किधर हो गया, उसके डायरेक्शन में। सड़क पे वस्तु चल रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना। परंतु आप किसी वस्तु को ऊपर फेंके, कोई वस्तु ऊपर से गिरा, जी का डायरेक्शन, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किधर आ, नीचे। दोनों ही कंडीशन में नीचे। आई बात समझ में। कॉन्सेप्ट देख लो, जो कॉन्सेप्ट वहां समझाया उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ भी समझाया जा रहा है। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत, तो इस बात का ध्यान रखना। तो खैर, अभी मैं आपको गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु का स्टडी वगैरह मैं नहीं करा रहा हूं, तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है आपको, तो मैंने आपको बोला कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप वहां लगा सकते हो जहां बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन हो तो कैसा हो, कांस्टेंट हो, यानी त्वरण हो तो कैसा हो, नियत हो। अरे हाँ या ना। तो पृथ्वी जब किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उसमें नियत त्वरण उत्पन्न करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई करती है, तो उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ते भी हैं, आगे चल के आपको शायद मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये हेडिंग लगा रखा है मैंने, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति, यानी गुरुत्व यानी ग्रेविटी। ये जो आपका पृथ्वी है,
इसके अंदर अकॉर्डिंग अगर जब वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आपका कैसा काम करता है, वो कैसा रोल बनाता है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो जो आप लिखा करते थे ना ये वाला v बराबर u प्लस डी हो जाएगा v बराबर u प्लस a की जगह आ जाएगा g, और क्या बन जाएगा gt। अब a g क्यों है समझ में आया? नहीं आया? अब बताओ मुझे कि ये प्लस में यूज कर रहा हूं, तो प्लस में यूज कर रहा हूं इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो बॉडी ऊपर से गिर रही है कि नीचे से जा रही है? आई बात समझ में? तो वस्तु अगर ऊपर से गिरेगी तो ऐसे प्लस यूज करेंगे, अगर मान लो अगर नीचे से फेंके होते तो यही इक्वेशन कैसा होता? यही इक्वेशन कैसे यूज करते? u माइनस v बराबर u माइनस gt यूज करते। खैर इसकी अनुशंसा प्रशंसा या सॉल्यूशन अगले क्लास में करेंगे। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन वालों भैया कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ जरा। ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन, आप सिर्फ इक्वेशन लिखने तक सीमित मत रहिए कि समीकरण 3 लिख लिया सर, हमको याद है, हमको याद है, तीनों सुना है सर। तो तीनों याद करने से सिर्फ नहीं होगा, ये तीनों जितने दिखने में सरल होते हैं इनको लगाना उतना ही बहुत जरूरी है, और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई अच्छे से करने आना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। आप अप्लाई करने नहीं आएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ हम लोगों ने मिटा दिया क्या, या कुछ खो दिया हम लोगों ने? यही था ना? चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कहाँ से नोट करना था? यही था ना? चलिए यहाँ से नोट करिए आप।